स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी की भूमिका। साहित्य वही जो गंगा की तरह सबके कल्याण का सेतु बने। साहित्य तभी सुंदर होता है जब वह कल्याण शिव का कारक बने, नहीं तो घर भले कनक का पर वह स्वर्ण कलश विष से भरे होने पर वंदनीय या उपयोगी नहीं हो सकता। जब जब चुनौतियां आई, साहित्य और साहित्यकार सामने आए। पृथ्वीराज चौहान की वीरता सब जानते हैं, पर चंद बरदाई की भूमिका क्या भूली जा सकती है। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। शिवाजी द्वारा मुगल सत्ता से लोहा लेने की बात सब जानते हैं, किंतु इतने बड़े साम्राज्य से टकराने की शक्ति देने वाले साहित्य और साहित्यकार भूषण का महत्व क्या कम है। बिना थके, बिना चूके, बिना रुके, बिना हार माने, केवल जीत का लक्ष्य सामने रख चलने का संदेश भूषण ने दिया। साजी चतुरंग वीर बंग, वीर रंग में तुरंग चढ़ी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। छत्रसाल से जाने कितने योद्धा भूषण के साहित्य ने बनाए। स्वतंत्रता के पूर्व समस्त भारतीय भाषाओं के साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के स्वर समान रूप से सुनाई देते हैं। आधुनिक खड़ी बोली हिंदी कविता के प्रवर्तक बाबू हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। सबके ऊपर टिक्कस की आफत आई, हा हा भारत दुर्दशा देखी ना जाई। इसी के साथ राष्ट्रीय आंदोलन भी सक्रिय हो रहा था। इस नवजागरण की चेतना को फैलाने में देश की पत्र पत्रिकाओं ने भी भारतीय जनमानस को आंदोलित किया। भारत की समस्त भाषाओं में शोषण मुक्त समाज की आवाज बुलंद हुई। भारतीय साहित्य पहले पहल सौंदर्य, आनंद एवं ज्ञान परक था। मध्य युग में आते आते उसने साधना, भक्ति तथा दर्शन का रूप धारण किया। भक्ति ही श्रृंगार का प्रतीक बनी और आधुनिक युग का आरंभ हुआ। आधुनिक काल का पहला दौर समाज सुधार का था। तत्पश्चात राष्ट्रीय भावना के जागृत होते ही साहित्यकारों ने राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम संबंधी साहित्य रचना का प्रारंभ किया, जिसने नवजागरण के स्वर को बुलंद किया। मानवतावाद, व्यक्ति स्वाधीनता एवं आगे बढ़ने की पुकार को लेकर उदाहरण देखिए प्रसाद जी की ये पंक्तियां। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। साहित्य में असीम शक्ति होती है, वह मूल्यों के पुनर्निर्माण हेतु सतत प्रयत्नशील रहता है। साहित्य ने मनुष्य के अंदर उस चेतना का विकास किया जिसके आधार पर उसे स्वयं एहसास होने लगा कि वह अपनी समस्त समस्याओं को सुलझाने में समर्थ है। हमारी भारतीय संस्कृति में निहित नीति सिद्धांत जो न केवल हमारी नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक मूल्यों को विशेष आधार प्रदान करते हैं, अपितु इनका निरंतर पोषण भी करते रहे हैं। साहित्य के मूल्य मानव मूल से पृथक नहीं है, क्योंकि साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। साहित्य जीवन का दर्पण है और दर्पण केवल सुंदरता ही नहीं दिखाता, बल्कि जो बदसूरत है उसे भी नहीं छुपाता है। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा को अत्यधिक महत्व दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इसी सत्य को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत पहले उजागर कर दिया था। 1873 ईस्वी में भारतेंदु ने सत्र रूप में कहकर देश की एकता और अस्मिता के लिए हिंदी की राष्ट्रभाषा को
संपर्क भाषा माना और सूत्र रूप में कह दिया, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। इसके पश्चात हिंदी संपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलनों का एक अभिन्न अंग ही बन गई। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है जिसे मैं प्राप्त करके रहूंगा का नारा देने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में विशिष्ट स्थान है। भाषा के बारे में तिलक का विचार था कि हिंदी ही एकमात्र भाषा है जो राष्ट्रभाषा हो सकती है। हिंदी का समर्थन करते हुए नागरी प्रचारणी पत्रिका में उन्होंने लिखा था, यह आंदोलन उत्तर भारत में केवल एक सर्वमान्य लिपि के प्रचार के लिए नहीं है, यह तो उस आंदोलन का एक अंग है जिसे मैं राष्ट्रीय आंदोलन कहूंगा और जिसका उद्देश्य समस्त भारतवर्ष के लिए एक राष्ट्रीय भाषा की स्थापना करना है। क्योंकि सबके लिए समान भाषा राष्ट्रीयता का अंग है, अतएव यदि आप किसी राष्ट्र के लोगों को एक दूसरे के निकट लाना चाहें तो सबके लिए समान भाषा से बढ़कर सशक्त अन्य कोई बल नहीं है। तिलक जहां हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते थे वहां देवनागरी को हिंदी की लिपि मानते थे। तिलक ने राष्ट्रीय चेतना को प्रबल करने के लिए 1903 में हिंदी केसरी नामक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया और यह भी कहा कि जनमानस तक, जन सामान्य तक अपनी बात पहुंचाने का सरल माध्यम हिंदी ही है। हिंदी के विकास के लिए चिंतकों, मनीषियों और नेताओं ने अभूतपूर्व कार्य किया है जो अधिकतर हिंदीतर प्रदेश के थे। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम बंगाल से हुआ। हिंदी राष्ट्रभाषा की कल्पना करने वालों में केशव चंद्र सेन सबसे अग्रणी थे, जिन्होंने 1873 में अपने पत्र सुलभ समाचार बंगला में लिखा, यदि भाषा एक न होने पर भारतवर्ष में एकता ना हो तो उसका उपाय क्या है? समस्त भारतवर्ष में एक भाषा उपयोग करना इसका उपाय है। इस समय भारत में जितनी भी भाषाएं प्रचलित हैं उसमें हिंदी भाषा प्रायः सर्वत्र प्रचलित है। इस हिंदी भाषा को यदि भारतवर्ष की एकमात्र भाषा बनाया जाए तो अनायास ही यह एकता शीघ्र ही संपन्न हो सकती है। गांधी जी ने हिंदी को स्वतंत्रता संग्राम की भाषा बनाने के लिए अथक परिश्रम किया। उनका कहना था कि पराधीनता चाहे राजनीतिक क्षेत्र की हो अथवा भाषाई क्षेत्र की, दोनों ही एक दूसरे की पूरक और पीढ़ी दर पीढ़ी सदा परमुखापेक्षी बनाए रखने वाली है। वर्ष 1917 में उन्होंने एक परिपत्र निकालकर हिंदी सीखने के कार्य का सूत्रपात किया। वर्ष 1925 में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन भरतपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने की और उन्होंने हिंदी में बोलकर हिंदी का प्रबल समर्थन किया। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त अपनी राष्ट्रीय रचनाओं के कारण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय अत्यंत लोकप्रिय रहे। उनकी भारतवर्ष में गूंज उठी थी। उससे अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने विशेष प्रेरणा प्राप्त की। आपकी ओजस्वी कविताएं के कारण ही आपको जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग भी लिया और अपनी कविताओं के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों को बलि पथ पर अग्रसर भी किया। माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविताओं ने राष्ट्र प्रेम जागृत किया। एक फूल की चाह या पुष्प की अभिलाषा कविता के माध्यम से उन्होंने कहा, चाह नहीं मैं सुर बाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक। कवि श्यामलाल गुप्त पार्षद का झंडा गीत स्वतंत्रता सेनानियों के लिए शस्त्र ही बन गया था। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। बालकृष्ण शर्मा नवीन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, सोहनलाल द्विवेदी जैसे राष्ट्र कवियों ने स्वतंत्रता की अलख जगाई। पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने भी अनेक स्वाधीनता परक कविताओं की रचना की। पथिक खंड काव्य में परवशता और स्वतंत्रता को देख सकते हैं। एक घड़ी की भी परवशता
कोटि नरक के सम है, पल भर की भी स्वतंत्रता 100 स्वर्गों से उत्तम है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने झांसी की रानी कविता के माध्यम से स्वतंत्रता योगदान में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। झांसी की रानी एक वीर रस की कविता है जो उस दौर में लिखी गई जब हिंदी भाषा के साहित्य में छायावाद मुखर था। कविता तत्कालीन बुंदेली लोकगीत को आधार बनाकर लिखी गई थी। इसे भारतीय राष्ट्रवाद का हिंदी साहित्य में सफल अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह ललकार पुरानी थी, बुंदेले हर ब्योलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कर्नाटक भी हिंदी प्रचार प्रसार में पीछे नहीं रहा। हिंदी प्रचारकों ने इस दिशा में वहां महत्वपूर्ण कार्य किया। प्रथम अखिल कर्नाटक हिंदी प्रसार सभा के नामकरण का विचार आदि ने कर्नाटक ही नहीं वरन पूरे दक्षिण भारत में हिंदी के सूत्रपात में सक्रिय योगदान किया। प्रचारकों ने हिंदी अध्यापक भी तैयार किए। कर्नाटक हिंदी प्रचार सभा, हिंदी प्रचार संघ, हिंदी ज्ञानी यात्री मंडल, कर्नाटक हिंदी शिक्षक विद्यालय के द्वारा हिंदी अध्यापकों में वृद्धि, परीक्षाओं में हिंदी को स्थान दिलाने आदि के प्रयास से स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हिंदी का प्रचार प्रसार संभव हुआ। सन 1838 में मद्रास में तत्कालीन मुख्यमंत्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने हिंदी के राष्ट्रीय महत्व को समझकर मद्रास के स्कूलों में हिंदी शिक्षा को अनिवार्य किया। मद्रास सभा के प्रचारक के एम दामोदर ने केरल के कोने कोने में हिंदी का प्रचार किया। फलस्वरूप स्कूलों महाविद्यालयों में वैकल्पिक भाषा के रूप में हिंदी का प्रवेश हुआ। सन 1857 ईस्वी के ऐतिहासिक प्रसंग का राजनीतिक, सामाजिक और भौगोलिक परिप्रेक्ष्य कुछ भी रहा हो, यह निश्चित है कि इस आंदोलन की संपर्क भाषा हिंदी थी। वही हिंदी जो साहित्य के क्षेत्र में ब्रज, अवधी या अन्य जनपदीय बोली का परिधान धारण किए थी, परंतु मौखिक भाषणों में, प्रचार साधनों, सार्वजनिक सूचनाओं के स्तर पर प्रायः भारतीय जन समुदाय की बोलचाल की भाषा हिंदी ही थी, जिसे कभी खड़ी बोली तो कभी हिंदुई या फिर हिंदवी आदि नाम दिए गए थे, जिसमें कई शैली भी शामिल थी। हिंदी के इसी सर्वसुलभ सुबोध रूप को 19वीं शताब्दी के लगभग हिंदुस्तानी नाम दिया गया। हिंदुस्तानी का अभिप्राय यह है सरल हिंदी जनभाषा। हिंदुस्तानी में अखबार निकालने की पहल बंगाल से हुई। प्रसिद्ध समाज सुधारक एवं राष्ट्रभक्त राजा राम मोहन राय ने अपने अंग्रेजी पत्र हिंदू हेराल्ड नामक पत्र का हिंदी संस्करण बंगदूत नाम से सन 1829 ईस्वी में निकालना आरंभ किया तथा उसके राष्ट्रीय महत्व को प्रतिपादित किया। वस्तुतः मुस्लिम शासकों के राज्य में फारसी भाषा का बोलबाला था, लेकिन राष्ट्रभाषा की जिम्मेदारी हिंदी ही निभा रही थी। महान युग का इतिहास इसका साक्षी है। कबीर, नानक, जायसी, उस्मान, मंझन, रहीम, रसखान इत्यादि की रचनाएं इसका प्रमाण थी। बाबर को अपनी नीतियों के पालन में हिंदुस्तानी भाषा का सहारा लेना पड़ता था। बंगाल के अतिरिक्त गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और जम्मू कश्मीर आदि प्रदेशों में एक के बाद एक हिंदी पत्र राष्ट्रीय और सामाजिक आंदोलनों को अधिक गति और शक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से निकलने लगे। उल्लेखनीय है कि नरसिंह स्वतंत्र, कलकत्ता, आज बनारस, प्रताप, कानपुर, कर्मवीर, खंडवा, सैनिक, आगरा, केसरी, पूना, अधिकार, लखनऊ तथा जागरण, झांसी, बालाबोधिनी आदि पत्रों का प्रकाशन नव जागरण, स्वाधीनता और समाज सुधार के अनिवार्य अंग के रूप में हुआ। समाज सुधारक महर्षि दयानंद, क्रांतिकारी अरविंद, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि उद्घोषक लोकमान्य तिलक, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के अग्रदूत महात्मा गांधी, अपने युग के राष्ट्रीय क्षितिज के 3 नक्षत्र लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, प्रसिद्ध राष्ट्र सेनानी
बाबूराव विष्णु पराणकर, गणेश शंकर विद्यार्थी, राष्ट्रीय संस्कृति के आधुनिक पुरोधा महामना मदन मोहन मालवीय, हिंदी गद्य के निर्माता भारतेंदु हरिश्चंद्र, एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी, राष्ट्र गायक निराला और जनता के अपने लेखक प्रेमचंद सभी किसी न किसी पत्र पत्रिका से जुड़े रहे। अपनी लेखनी और वाणी से इन्होंने इस सत्य को प्रकाशित कर दिया कि राष्ट्रीय एकता, स्वाधीनता और प्रगति राष्ट्रभाषा हिंदी के द्वारा ही संभव है। हिंदी के राष्ट्र कवि मैथिली शरण बुंदेलखंड बोली से आए तो निराला बैसवाड़ी से, प्रसाद भोजपुरी छोड़कर बढ़े तो महादेवी ने ब्रज से आकर राष्ट्र प्रवाह में योग दिया। दूसरे राष्ट्र कवि दिनकर ने मगही का मोह त्याग कर राष्ट्रभाषा को पुष्ट किया तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त और प्रेमचंद उर्दू का दामन छोड़कर राष्ट्रभाषा की धारा में सम्मिलित हो गए। अहिंदी भाषी राज्यों और समुदायों के अग्रणी राष्ट्र नेता भी स्वाधीनता के संबोधक विविध कार्यक्रम में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मानकर राष्ट्रीय स्वतंत्रता में उसकी अनिवार्यता प्रतिष्ठित करने में कभी पीछे नहीं रहे। बंगाल के ब्रह्मानंद केशव चंद्र सेन ने 19वीं और 20वीं शताब्दी के संक्रमण समय में कहा था, यदि भारतवर्ष के एक हुए बिना भारत में एकता नहीं हो सकती तो उसका उपाय है भारत में एक ही भाषा का व्यवहार। जितनी भाषाएं भारत में प्रचलित हैं उनमें हिंदी लगभग सभी जगह प्रचलित है। उस हिंदी भाषा को अगर भारतवर्ष की एकमात्र भाषा बनाया जाए तो काम शीघ्र और सहज ही संपन्न हो सकता है। इससे पूर्व राष्ट्रीय स्वाधीनता के आंदोलन के अनुरूप अदालतों में हिंदी प्रयोग की मांग तत्कालीन शासक 18 अप्रैल 1900 ईस्वी को स्वीकार कर चुके थे। आवश्यकता थी सभी स्तरों पर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में व्यवहार में लाने की, जिसे कार्यान्वित किया भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के केंद्रीय सूत्रधार महात्मा गांधी ने। वह मूलतः गुजराती भाषी थे, अंग्रेजी के अच्छे ज्ञाता थे। पहले उन्हें पूरी तरह से हिंदी का ज्ञान नहीं था, उनका कार्यक्षेत्र भी प्रायः गुजरात ही था। 1999 में ईस्वी में उन्होंने गुजरात के शिक्षित वर्ग को राष्ट्रभाषा गौरव का महत्व प्रतिपादन किया। क्या वे लोग जो अपनी मातृभाषा का अपमान करते हैं कभी देश का भला कर सकते हैं? जो लोग अपनी भाषा छोड़ देते हैं वे देशद्रोही हैं और जनता के प्रति विश्वासघात करते हैं। लोकमान्य तिलक को भी उन्होंने हिंदी में भाषण देने का आग्रह किया। उनकी इस भावना को अंग्रेजी के प्रखर वक्ता और मराठी के विद्वान तिलक ने सच्चे हृदय से स्वीकार किया। अनेक कठिनाइयों और ब्रिटिश सरकार की तानाशाही में यातनाएं पाने के पश्चात भी भारतीय हिंदी पत्र पत्रिकाएं अनेक महान एवं कर्मठ पत्रकारों ने उसे आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पत्रकारिता को जिस रूप में हम आज देख रहे हैं उसके लिए प्रारंभ में पत्रकारों ने अनेक मुश्किलों का सामना किया और निरंतर संघर्षरत रहे। हिंदी की नवजागरण काल की पत्र पत्रिका साहित्य में जिन प्रमुख साहित्यकारों ने प्रश्रय दिया उनमें युगल किशोर शुक्ल उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था। हिंदी की पहली पत्रिका होते हुए भी भाषा के क्षेत्र में परिपक्वता उनकी बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने हिंदी पत्र साहित्य में नया द्वार खोला। भारतेंदु ने कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका का प्रकाशन कर हिंदी पत्रिका के नए युग का आरंभ किया। उसके माध्यम से वे जनता को हिंदी कविता की परंपरा से परिचित कराना चाहते थे। धीरे धीरे उसमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और साधारण मनोरंजन पूर्ण लेख भी प्रकाशित होने लगे, जिससे जनता साहित्य की ओर आकृष्ट हुई। कवि वचन सुधा मासिक के बाद साप्ताहिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित होने लगी। इसके बाद उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नामक पत्रिका निकाली। यह शुद्ध रूप से साहित्यिक पत्रिका थी। कवि वचन सुधा की भांति देशभक्तिपूर्ण लेख प्रकाशित होने के कारण अंग्रेजों ने उसे भी बंद कर दिया। बाद में नवोदित हरिश्चंद्र चंद्रिका का प्रकाशन अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक किया। बाद में स्त्री शिक्षा उपयोगी पत्रिका बाल बोधनी का प्रकाशन भी किया। बाल कृष्ण भट्ट ने मासिक हिंदी पत्रिका हिंदी प्रदीप का प्रकाशन किया। महामना मदन मोहन मालवीय ने अभ्युदय के पश्चात मर्यादा पत्रिका का संपादन किया। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किया। इसके माध्यम से हिंदी भाषा का परिष्कार और हिंदी वाक्य रचना एवं पद विन्यास में एक रूपता की तरफ ध्यान दिया गया।
इस पत्रिका से अनेक लेखक और कवि प्रतिष्ठित हुए। इनकी तपः साधना और सरस्वती पत्रिका के संबंध में पत्रकार बाबूराव विष्णु पराणकर जी के विचार इस प्रकार हैं। सन 1906 ईस्वी से जब मैंने स्वयं पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया, प्रतिमास सरस्वती का अध्ययन करना मेरा कर्तव्य हो गया। मैं सरस्वती देखा करता था, पढ़ा करता था, संपादन सीखने के लिए। सरस्वती का प्रत्येक अंक एक सर्वांगपूर्ण चित्र मालूम होता था। कह सकते हैं कि कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बिहार बंधु, भारतवर्ष, उचित वक्ता, ब्राह्मण, हरिश्चंद्र मैगजीन, हिंदी प्रदीप, सार सुधा निधि, आनंद कादम्बिनी, बाल बोधिनी, सरस्वती, बंगदूत, भारत बंधु, अभ्युदय, हिंदुस्तान, प्रयाग समाचार, आगरा अखबार, भारत जीवन आदि पत्रिकाओं ने स्वाधीनता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। मोहम्मद इकबाल के गीत ने तो स्वतंत्रता आंदोलन में तहलका ही मचा दिया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, वह गुलसितां हमारा। गोदी में खेलती हैं जिसकी हजारों नदियां, गुलशन है जिसके दम से रश्के जिना हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। स्वदेश प्रेम और स्वदेशी के प्रति दिन प्रतिदिन भाव बढ़ने लगे। देखिए इन श्रीधर पाठक की पंक्तियों को। आओ एक प्रतिज्ञा करें, एक साथ सब जीवे मरें, अपनी चीजें आप बनाओ, उसे अपना अंग सजाओ। वंदनीय वह देश जहां के देशी निज अभिमानी हों, बांधवता में बंधे परस्पर, परता के अज्ञानी हों। इसी स्वतंत्रता भाव को बढ़ाते हुए एक पग और आगे बढ़कर पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हुंकार किया, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। श्रीमती एनी बेसेंट ने हिंदी को सर्वाधिक प्रचलित भारतीय भाषा स्वीकार करते हुए उसे राष्ट्र की एकता का मुख्य साधन माना। काशी नागरी प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, बंबई हिंदी विद्यापीठ बंबई, महाराष्ट्र राष्ट्र सभा पुणे, हिंदी विद्यापीठ अहमदाबाद, असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति गुवाहाटी, मैसूर रियासत हिंदी प्रचार समिति बेंगलोर, केरल हिंदी प्रचार सभा त्रिवेंद्रम, कर्नाटक महिला सेवा समिति बेंगलोर, राष्ट्रभाषा परिषद पुरी, सौराष्ट्र हिंदी प्रचार समिति राजकोट आदि अनेक संस्थाएं इस दिशा में सक्रिय रही हैं। वर्ष 1857 में भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम लड़ा गया। इस संग्राम में हिंदी ही भाषाई दायित्व निभा रही थी। सभी क्रांति समाचार, संवाद और संदेश हिंदी में ही प्रसारित किए जाते थे, परंतु फिर भी यह माना गया कि उपयुक्त सार्वदेशिक भाषा के अभाव में क्रांति का संदेश करोड़ों लोगों तक नहीं पहुंचा तथा देशी भाषाओं में उचित शिक्षा के अभाव में जनमानस को अंग्रेजों के विरुद्ध तैयार नहीं किया जा सका। फलतः आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन के उन नायकों ने यह अनुभव किया कि हिंदी के प्रचार प्रसार से ही देश की स्वाधीनता में मदद मिल सकती है। इस संबंध में हिंदी उत्तर प्रदेश के लोगों ने नेतृत्व की बागडोर संभाली। इस समय जिन चिंतकों नेताओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में कल्पना की, उनमें केशव चंद्र सेन मूर्धन्य हैं। सुनने हेतु शुक्रिया, धन्यवाद। नैनपुर जिला मंडला मध्य प्रदेश भारत से डॉक्टर राजेश कुमार ठाकुर। जय भारत।